आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई 1789 ईस्वी में, 1789 में। 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल एक उपद्रव जैसा माहौल दिख रहा था। उसका कारण क्या था कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, यानी सेना शहर में घुस आई थी। लोगों को लगा कि सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने के लिए शहर में घुसी है, इससे जनता में भय व्याप्त हो गया। कुछ आशंका थी और सेना भी शहर में घुस आई, तो इस जनता को लगा कि शायद हमने थोड़ा राजा का विरोध किया था, इसलिए राजा ने सेना भेज दी हम लोगों को मारने के लिए। तो जनता ने क्या किया, लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और एक जन सेना का गठन किया, यानी कि नागरिक आर्मी का गठन कर लिया। और क्या किया, हथियारों की प्राप्ति के लिए इस सेना ने पेरिस नगर में स्थित बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। यानी बास्तिल दुर्ग जो था वो फ्रांस के वैभव का यानी विलासिता का केंद्र हुआ करता था। तो सबसे पहले जब सेना का गठन कर लिया नागरिकों ने, तो हथियार ढूंढने के लिए वो लोग बास्तिल के दुर्ग पे गए। उनको शंका था और उनको पहले से पता भी था कि बास्तिल के दुर्ग में कुछ कैदियों को छुपा के रखा गया है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बास्तिल दुर्ग पे आक्रमण करके बास्तिल से कैदियों को छुड़ाया। लगभग 7 लोग ही उसमें मिले। उसके ध्वंसावशेषों को बाजार में बेच दिया। वहाँ से जो उठा के लाए, बाजार में जो खरीदार थे उनको बेच दिया। अधिकांश जनता पाव रोटी की कीमतों से परेशान थी। एक कहावत है कि एक बार भूखी जनता रानी के पीछे दौड़ रही थी। रानी रास्ते कहीं जा रही थी, तो रानी ने पूछा कि भाई ये लोग क्यों परेशान हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। तो उसके सारथी ने कहा कि इन लोगों को रोटी नहीं यानी ब्रेड नहीं मिल रही है, इसलिए लोग परेशान हैं और आपसे मांग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रेड नहीं है तो केक खा के काम चला लें, ब्रेड की क्या ज़रूरत है। तो मतलब रानी इतना नहीं पता था रानी को कि ब्रेड क्या होता है और केक क्या होता है और दोनों की वैल्यू कितनी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा जनता से थोड़ा विमुख था और इसीलिए जनता राजा के खिलाफ विद्रोह करने पर उतारू हो गई थी। तो शुरुआती दौर में फ्रांस की क्रांति छोटे स्तर पर आरंभ होकर राजा को फांसी पर चढ़ाकर पूर्ण हुई। आरंभ हुआ छोटी छोटी घटनाओं से, लेकिन ये क्रांति की पूर्ति लुईस वाल्मा को फांसी देने के उपरांत ही हुई। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो चालू करते हैं और देखते हैं कि ये जो घटना घटी 14 जुलाई 1789 की, उसका क्या कारण था। तो पहले देखते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, यानी फ्रांस का तत्कालीन व्यवस्था में समाज कैसा था और प्रशासन कैसा था। तो देखते हैं कि फ्रांस 3 स्टेट में विभाजित था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे यानी पुजारी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग यानी सामंत वर्ग आते थे, और जो तीसरा स्टेट था उसमें व्यापारी, अदालती, वकील, किसान, मजदूर, कारीगर, मोची, घड़ी साजी, ये फलान मतलब छोटे मोटे लोग आते थे। लेकिन इसमें एक विभेद था कि कुलीन और पादरी वर्ग के पास कुल भूमि का 60% भूभाग था, यानी जितनी लैंड थी उसका 60% पादरी और कुलीन वर्गों के अंडर में थी। जबकि फ्रांस की कुल आबादी का 90% भाग तृतीय स्टेट के पास था, यानी आबादी थर्ड स्टेट के पास थी और लैंड फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास। पादरी और कुलीन विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। अब उनके पास अधिक संपत्ति है, अधिक लैंड है, तो विलासितापूर्ण जिएंगे ही। पादरी अपने तरफ से टाइद नामक कर लेता था, यानी ये एक धार्मिक कर वसूलता था जिसको टाइद कहा जाता था, और स्वयं करों से मुक्त था, यानी जनता से ये धार्मिक कर लेता था और राजा को ये कोई कर नहीं चुकता करता था। सामंत कर वसूल करता था और करों से स्वयं मुक्त था। जो सामंत था वो किसानों से कुछ खाद्य सामग्रियां, कुछ उपहार वगैरह लिया करता था और स्वयं राजा को कुछ नहीं देता था। और जो तीसरा स्टेट यानी थर्ड स्टेट था, इसके क्या थे, इसका काम था स्वामी की सेवा करना। टाइद कर और टाइल कर, यानी टाइल कर ये राजा को देते थे, टाइद कर ये पादरी को देते थे, ये दोनों कर अदा करना। इसके अतिरिक्त सामंत को भी अपनी उपज का कुछ भाग देता था, सैनिक सेवा देता था, राज्य के सार्वजनिक कार्यों में भी योगदान देता था। तो इस तरीके से कि कार्य का सारा भार और सारी जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के पास थी, और थर्ड स्टेट काफ़ी गरीब स्थिति में था, जबकि ऊपर के 2 पादरी और कुलीन वर्ग
विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम दो स्टेट अपने विशेषाधिकारों के बल पर सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, जबकि तीसरा स्टेट बड़ा दुर्दशापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। अब देखते हैं राजा की स्थिति क्या है। इस दौर में हम देखते हैं कि 1774 ईस्वी के आसपास बूर्बो वंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी लुई 16वां गद्दी पर बैठा 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की 20 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनोत से विवाह हुआ था। यानी 20 वर्ष की उम्र में उसकी विवाह हुआ था, तो ऑस्ट्रिया से उसके संबंध मधुर हो गए थे। लंबे युद्धों से संसाधन नष्ट हो चुके थे। यानी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल लंबे युद्धों से नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन का लगातार बैर भाव होता रहता था। तो फ्रांस और ब्रिटेन से आसपास तो युद्ध होता ही था, प्लस उनके उपनिवेशों में आपस में युद्ध होता रहता था, जिससे कि आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई थी फ्रांस की। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस ने सहायता की थी, जिससे कि फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज बोझ चढ़ गया था। मैंने कहा उपनिवेशों में, जहां ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश आपस में आसपास टकराते थे या सीमा बनाते थे, वहां इन दोनों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। तो इसको लेके क्या हुआ कि अमेरिका ने जब आज़ादी छेड़ी अपनी आज स्वतंत्रता की, यानी 1773 में, तो फ्रांस ने तुरंत अमेरिका का सहयोग दिया और उस सहयोग में लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्ज फ्रांस पे चढ़ गया, यानी बहुत धन खर्च कर दिया। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। और क्या हुआ, 2 अरब लिब्रे का कर्ज बोझ पहले से ही चढ़ा हुआ था, यानी लगभग 12 अरब लिब्रे सरकार पर कर्जा हो गया। अब जिससे सरकार ने कर्जा लिया था वो कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। यानी पहली बात तो सरकार के पास कोई पैसा नहीं, दूसरी बात जो पैसा लिए थे उसको देने के लिए एक तो मूल ही नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरे 10% उस पर टैक्स मांग रहे हैं, 10% ब्याज मांग रहे हैं जो कर्जदाता दिए हैं। अब सरकार का जो अधिकांश राजस्व था वो कर चुकाने में चला जाता था। यानी जितना हर वर्ष उपज से आता था या जितना लोग देते थे उतना सारा पैसा तो चला जाता था कर्ज चुकाने में। अब सरकार को सेना के रखरखाव, कर्मचारियों, कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को कर वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी सरकार के कुछ सार्वजनिक कार्य होते हैं जिसको संचालित करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। अब अगर सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं तो सारी व्यवस्था कैसे चलेगी, प्रशासन कैसे चलेगा, विद्यालय कर्मचारी कैसे चलेंगे। तो इसके लिए सरकार को कर बढ़ाना था। अच्छा, राजा को कर बढ़ाने का ऐसा अधिकार नहीं था। तो हुआ क्या, इस व्यवस्था में हम देखें जीने के लिए संघर्ष कैसे हो रहा था, फ्रांस में कैसी दुर्दशा थी, कैसे आर्थिक आदान प्रदान हुआ करते थे। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, यानी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। 1789 में यह बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, लगभग 50 लाख की जनसंख्या बढ़ गई। अब हुआ क्या कि परिणामतः उत्पादन की अपेक्षा मांग बढ़ने लगी, रोटी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई। अब जनसंख्या बढ़ गई तो मांग लाजमी है कि बढ़ेगा, और जब मांग बढ़ेगी और पूर्ति नहीं होगी तो समस्या बढ़ेगी। इसमें क्या हुआ कि मजदूरों को महंगाई के हिसाब से वेतन नहीं दिया जाता था। उत्पादन इसी दौरान औद्योगिक क्रांति में नए नए उत्पादन केंद्र तो बनाए गए और मजदूरों को रखा गया, लेकिन मजदूरों को महंगाई के हिसाब से वेतन नहीं दिया जाता था। फलस्वरूप अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती गई। यानी जो अमीर था वो अमीर होता गया, जो गरीब था वो गरीब होता गया, क्योंकि महंगाई की मार ने और उसको नियमित ढंग से वेतन ना देना, हिसाब से वेतन ना देना, कार्यों के घंटे ना निर्धारित करने की वजह से वो लगातार गरीब होता चला गया और ये ऊपर और नीचे की खाई बहुत बड़ी होती चली गई। इसी दौरान एक और घटना हुई जो प्राकृतिक आपदा के रूप में आई। सूखे व ओले के प्रकोप से पैदावार कम हो गई, यानी अब उपज भी कम हो गई। इस प्रकार रोजी रोटी का संकट फ्रांस में पैदा हो गया। जब गेहूं ही नहीं होगा, खाद्य सामग्री ही नहीं होगी तो उसकी आपूर्ति कैसे हो गई। अब हुआ क्या कि इन यानी सूखे ओलों से फसल खराब हो गई। अब फसल खराब होने का परिणाम क्या होता है कि अन्नाभाव हो जाएगा, यानी अन्न की उपलब्धता ही नहीं रहेगी। अब अन्न की उपलब्धता नहीं रहती है तो व्यापारी वर्ग क्या करता है कि जो रहता भी है उसका भंडारण कर लेता है भाव बढ़ाने के लिए। तो खाद्य का भंडारण हो गया। अब खाद्य का भंडारण हो गया तो खाद्य के दंगे होने लगे। जैसा कि डबल रोटी की कीमतों में जब बेतहाशा वृद्धि हो गई तो लंबी लाइनें लगने लगी डबल रोटी यानी बेकरी की दुकानों पर, और जब
लाइनों में लगे बहुत देर हो जाता तो भीड़ आक्रोशित होती और बेकरी पर अटैक करके जो मिलता उसको उठा के लेके चली जाती। तो हम देखते हैं कि खाद्य दंगे भी चालू हो गई। उसके बाद में महंगाई की वजह से गरीबों की क्रय शक्ति भी कमज़ोर हो गई। अब जब वो खरीद नहीं पाएगा तो वो खाएगा क्या, और खाएगा नहीं तो भुखमरी हो जाएगी और महामारी आ जाएगी, और जब महामारी आ जाएगी तो मृतकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कालचक्र चलना चालू कर दिया फ्रांस में। अगला है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। इसी वक्त एक और समस्या आई कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नया वर्ग उभर कर आ रहा है। ये उभर कर कैसे आ रहा है नया वर्ग? 18वीं सदी में नए मध्य वर्ग का उदय हो रहा था। इस वर्ग ने समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से अकूत धन अर्जित कर दिया था। इसने क्या किया था कि जन्मना अधिकार ना पाते हुए अपने सामर्थ्य के बल पर धन का अर्जन किया था। तो इसलिए समाज में एक नया वर्ग उभर रहा था, जहाँ किसान वर्ग निम्न स्तर पे आता था, सामंत वर्ग, राजा वर्ग और पादरी वर्ग उच्च स्तर पे आते थे। वहीं ये अपने पैसे के बल पर मध्य स्तर पर एक नए वर्ग का उदय हो रहा था। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों के अलावा पेशेवर वकील, प्रशासनिक अधिकारी आज शामिल थे। देखो ये वर्ग किस क्षेत्र से थे? ये मेहनत करते थे, तो आए तो थे थर्ड स्टेट से। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पादरी था और सेकंड कुलीन था, तो उसमें जा नहीं सकते थे क्योंकि ये प्रथम स्टेट के लोग हो गए थे। तो थर्ड स्टेट से आए थे और इसमें और लोग शामिल थे, पेशेवर वकील, प्रशासनिक अधिकारी, दिहाड़ी मजदूर, तमाम लोग शामिल थे। मध्यम वर्ग जन्मना अधिकार के विरोधी थे क्योंकि इनको मिला नहीं था। जन्मना अधिकार पादरी और कुलीनों को मिला था। उनको कहना था कि योग्यता ही सामाजिक हैसियत का आधार होनी चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यता की उत्तरजीविता होगी, यानी वही रहेगा जिसके पास पौरुष होगा, जिसके पास कार्य करने की क्षमता होगी। इसी वक्त कुछ दार्शनिक उभर कर आते हैं। यूरोपीय यानी फ्रांस की क्रांति के जो प्रेरणा स्रोत हुए, इसी दौरान दार्शनिकों के विचारों ने उनको प्रभावित किया। अब दार्शनिकों ने क्या कहा? स्वतंत्रता, समानता और समान नियम का विचार दिया। इनमें प्रमुख थे हाब्स, लाक और रूसो। लाक ने क्या किया? लाक ने कहा कि भाई सबको समान भाव से रखना चाहिए। लाक ने दैवीय अधिकार का खंडन किया। उसने कहा कि कोई देवता की उत्पत्ति से नहीं उत्पन्न हुआ है। उसके बाद में रूसो ने कहा सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया, यानी राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपने समझौते के परिणाम स्वरूप किया है और राजा व्यक्तियों के कार्यों को करने के लिए बाध्य है। मॉन्टेस्क्यू ने जो सबसे बढ़िया दिया वो शक्ति का पृथक्करण करने का नियम दिया। उन्होंने सिद्धांत बताया कि जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति में न रहकर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित की जानी चाहिए। यानी अगर केवल राजा में सारी ताकत हो जाएगी तो राजा निरंकुश हो जाएगा, जैसा कि लुई 16वां था। तो उसने कहा कि शक्ति को कई भागों में बांट दो। जब कई भागों में बांट दो और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे तो संभवतः शासन प्रशासन सही ढंग से चलेगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। अब फ्रांस की क्रांति ने अमेरिकी संविधान को प्रेरणा स्रोत बनाया। अमेरिकी संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांस ने अमेरिका को सहयोग दिया था। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और सुखानुशासन। फ्रांसीसी क्रांति ने नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगला है, जब फ्रांस अमेरिका का संविधान बना तो उसमें क्या था? प्रतिनिधि सरकार और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दी गई। यानी संविधान में कहा गया कि अब जो सरकार होगी वो लोगों द्वारा चुनी हुई गई होगी और जो व्यक्तियों के अधिकार होंगे वो गारंटी युक्त होंगे, यानी उसका कोई हनन नहीं कर पाएगा। इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी लोग बड़े प्रभावित हुए और उनकी भी अपेक्षा हुई, मध्यम वर्ग की इच्छा हुई कि हमको भी ऐसी सरकार प्राप्त हो। दार्शनिकों के बहसों और समाचार पत्रों के माध्यम से यह विचार लोगों तक पहुँचे। इससे जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। यानी अमेरिका में एक उदाहरण आ गया था, लोगों को स्वतंत्रता मिल रही थी, उनके अधिकार मिल रहे थे। तो दार्शनिकों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लोगों में ये बात पहुंचाई कि आपको भी मिलना चाहिए अगर आप प्रयास करेंगे तो। इसी समय लुई 16वां राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा फूट गया। हुआ क्या कि इसी दौरान किसी ने खबर डाल दी कि लुई 16वां कर बढ़ाने वाला है। इसमें क्या था कि जो विशेषाधिकार पाए हुए थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कर देना नहीं पड़ता था। अब जो थर्ड स्टेट था उसी को समस्या आएगी, तो उसने विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया
और विशेषाधिकार पाने वालों के विरुद्ध इसका गुस्सा भड़क गया और क्रांति कर बैठे। अगला है क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, किन घटनाओं के साथ हुई क्रांति की शुरुआत। तो हम देखते हैं क्या हुआ कि 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। इस समय सरकारी खजाना खाली हो चुका था। हुआ क्या कि प्राचीन राज के तंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी इच्छा से कर नहीं लगा सकता था। खजाना भले खाली था लेकिन वह स्वयं से कर वृद्धि नहीं कर सकता था। तो कर बढ़ाने के लिए एक नियम होता था कि 1789 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, क्योंकि नए कर प्रस्तावों पर सभा की मंजूरी लेना अनिवार्य था। यानी स्टेट जनरल एक प्रतिनिधि सभा थी, इसकी मंजूरी के बगैर कर नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो 1789 में स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई। इसमें क्या हुआ, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। यानी 3 स्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में पादरी, सेकंड में कुलीन और थर्ड में सामान्य यानी मध्यम वर्ग के लोग थे। तो तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। यह सभा आहूत करने का अधिकार सम्राट को था, यानी सभा बुलाने का अधिकार केवल और केवल सम्राट को था। लेकिन बिना सभा के सम्राट कर वृद्धि नहीं कर सकता था। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। तब से ये करीब 100 साल तक, 150 साल तक ये बैठक नहीं बुलाई गई थी। हुआ क्या, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक वर्साय के महल में आहूत की। वर्साय का महल सजाया गया और वहाँ पे आहूत किया गया कि तीनों स्टेट के लोग आएँ और कर वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दें। उनका उद्देश्य था, राजा का उद्देश्य केवल कर वृद्धि को मंजूरी लेना था। इसमें क्या हुआ कि पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे और ये आमने सामने की कतारों में बैठे। जो पहला स्टेट पादरी वर्ग का और कुलीन वर्ग का था उसने 300 प्रतिनिधि भेजे। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े थे। यानी तीसरे स्टेट ने कितने प्रतिनिधि भेजे, 600। पहले दूसरे ने 300, तीसरे ने 600, क्योंकि जो तीसरा स्टेट था टोटल पॉपुलेशन की लगभग 90% पॉपुलेशन, 90% जनसंख्या इन्हीं के थे। तो इनकी संख्या अधिक होने के कारण इन्होंने अपने प्रतिनिधि भी अधिक भेजे। एक और कंडीशन था इसमें। कंडीशन ये था कि इस सभा में किसान, औरतें और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, यानी ये लोग नहीं आ सकते थे। फिर भी इन लोगों ने लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से अपनी बातें प्रतिनिधि सभा में पहुँचाई। ये नहीं आ सके लेकिन अपने प्रतिनिधियों को पत्रों के द्वारा अपनी बातें वहाँ पर कहने की अनुमति दी। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक स्टेट को एक मत देने का अधिकार था। यानी अभी तक जो होता था स्टेट जनरल, वो जब आहूत होती थी तो एक स्टेट जनरल एक मत देता था। यानी तीनों मिला के 3 मत ये हो गए और एक राजा का मत होता था, तो 4 मत होता था। 4 में से 3 मिल जाए तो बहुमत हो जाती थी। तो होता क्या था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो ये राजा की बातें अनिवार्यतः मान लेते थे। तो ये दोनों राजा की बात मान ले और राजा 3 होके अपना प्रस्ताव मंजूर कर दें और जो चाहे वही हो जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा विद्रोह हो गया, क्योंकि दार्शनिकों का प्रभाव था, अमेरिका में आज़ादी मिल गई थी, नया मध्यम वर्ग उभर कर आ रहा था। तो उसने क्या किया कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यह लोकतांत्रिक तरीका था। उसने देखा कि अमेरिकी सरकार ने प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की, वहाँ चुनाव की व्यवस्था हुई है, तो मेरे यहाँ जो नेशनल असेंबली स्टेट असेंबली है इसके चुनाव में हर व्यक्ति वोट डाले, क्योंकि हम राजा के नियमों को मंजूरी देंगे तो उसके लिए वोट डालना जरूरी है और सबकी सहमति जरूरी है। तो उसमें क्या था कि राजा को लगा कि अगर मैं इसको मंजूर कर लूँगा तो ये हमारे पद के खिलाफ हो जाएगा और कल को हमको उखाड़ फेंकेंगे। तो राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी सम्राट ने कहा कि नहीं, वोटिंग नहीं होगी, तीनों स्टेट एक वोट डालेंगे। अगर सारे लोग मिलके वोट डालते तो माना कि 600 और 1200 वोट था, 1200 वोट में से 600 एक तरफ पड़ जाता तो तीसरा स्टेट पक्का था कि जीत जाता। जो चाहता वो तीसरा स्टेट कर लेता, उसमें कोई दो राह नहीं थी। पहला और दूसरे में अगर थोड़ा सा वोट इधर से उधर होता तो तीसरा स्टेट आराम से जीत जाता, क्योंकि इसके प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा थे। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। जैसे राजा ने इसको अस्वीकार कर लिया, उन लोगों ने सभा छोड़ दी और वो बाहर चले गए। उन्होंने क्या किया कि तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने खुद को फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता माना।
उन्होंने कहा कि जो वास्तविक रूप से फ्रांसीसी समाज है वो हमसे मिलकर बनता है, यानी मैं 90% हूँ। तो इन्होंने कहा कि 90% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के कारण मैं राष्ट्र का प्रवक्ता हूँ, यानी श्रेष्ठ मैं हूँ, ये 10% लोग नहीं है, इनकी नीतियों से कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या जाने कि 90% जनसंख्या किस भाव में रहती है। तो 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी अभी तक जो स्टेट जनरल था, यानी तीनों मिला के बनता था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट जनरल, उसको हटा के इन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कहा जब तक नया संविधान नहीं बन जाएगा जिससे राजा की शक्तियां कम होंगी तब तक असेंबली भंग नहीं की जाएगी। यानी जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, वो अब थर्ड स्टेट के लोग अपने आप को मान लिए और कहा तब तक ये बात नहीं हटाएंगे जब तक कि एक संविधान ना बन जाए और संविधान में राजा की शक्ति कम ना कर दी जाए। इस असेंबली का नेतृत्व मिराबो और अबेसिये ने किया। अबेसिये तो मूलतः पादरी था, यानी फर्स्ट स्टेट से आता था, लेकिन उसको लग रहा था कि थर्ड स्टेट के साथ कुछ गलत हो रहा है। अबेसिये ने लिखा एक किताब, उसने लिखी कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज, व्हाट इज़ थर्ड स्टेज, तीसरा स्टेट क्या है। उसने एक किताब लिखी और उसमें तीसरे स्टेट के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में दर्शाया। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान तैयार कर रही थी पूरा फ्रांस आंदोलित उठा, क्योंकि मैंने क्या कारण बताया कि फसलें खराब हो गई, उत्पादन कम हो गया, मांग बढ़ गई, राजा ने इसी वक्त कर वृद्धि का आदेश दे दिया था, सेना शहर में घुस आई थी, तो बड़ी सारी समस्याएं थी तत्कालीन भाव से। तो नेशनल असेंबली संविधान तैयार कर ही रही थी कि पूरा फ्रांस इस समय आंदोलित हो उठा और उसने क्या किया कि आंदोलित भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, जो औरतें थीं ये बेकरी की दुकानों पर धावा बोलने, क्योंकि रोटी लाने यानी ब्रेड लाने का काम साधारणतया छोटे घरेलू को काम औरतें ही करती थीं, तो ब्रेड लाना उन्हीं को जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता था। इन्होंने सबसे पहले बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया, उन्हें लूट लिया। किसानों ने क्या किया कि ग्रामीण किलों को तोड़ दिया, अन्य भंडार को लूट लिए तथा लगान संबंधी जो भी दस्तावेज थे उसको जला दिए। यानी जिसके माध्यम से सामंत और सरकार और पादरी लोग कर वसूल करते थे वो सारे दस्तावेज ग्रामीणों ने जला दिए। कुलीन लोग अपनी ज़मीन छोड़कर पड़ोसी देशों में जा छिपे। यानी इतना भयंकर विद्रोह हुआ कि जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग थे, कुलीन सामंत वर्ग के, उनको देश छोड़ना पड़ा और जाके पड़ोसी देशों में शरण लिए। अगला है, विद्रोह को बढ़ते देखकर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यानी थर्ड स्टेट ने जो नेशनल असेंबली गठित की थी, राजा ने कहा ठीक है तुम ही नेशनल असेंबली हो, आज से तुम ही विधायिका हो, पहले उपद्रव को रोको। और उन्होंने कहा कि ठीक है जो आप संविधान बनाएंगे और जो मेरी शक्ति को कम करेंगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यानी संविधान के नियंत्रण को राजा ने स्वीकार कर लिया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जैसे नेशनल असेंबली को अधिकार मिला, नेशनल असेंबली ने सबसे पहले कहा कि जो कर व्यवस्था यानी पादरी वर्ग और सामंत वर्ग कर नहीं देता है, जो उनके कर्तव्य हैं, जो सामंती व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को उसने समाप्त कर दिया और नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया। उसने क्या किया कि पादरी और सामंतों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए, धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो चर्च कर वसूल रहा था थर्ड स्टेट से, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कर केवल राजा लेगा। और क्या किया गया, चर्च की भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ लगी। जितना भूमि चर्च के अंडर में थी, पादरी वर्ग के अंडर में थी, उसको जब्त कर लिया नई नेशनल असेंबली ने। और इस प्रकार देखते हैं कि 20 अरब लिब्रे का संपत्ति सरकार को मिला। अब ये सारा हो रहा था तो फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था? कुछ तात्कालिक कारण थे और कुछ दीर्घकालिक कारण थे। तो तात्कालिक कारण में से था कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के कारण फसल खराब हो गई थी, यानी उत्पादन नहीं हुआ था। उत्पादन न होने के कारण आपूर्ति बाधित होती है। आपूर्ति बाधित होगी तो जब से इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पाव रोटी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी, यानी कीमतें बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त जो दीर्घकालिक कारण थे वो क्या थे कि आम जनता की दयनीय स्थिति थी।
उच्च वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, वहीं आम जनता रोजी रोटी के लिए तरस रही थी, क्योंकि वेतन भी नहीं मिल रहा था सही ढंग से। जो कामगार थे, काम के घंटे नहीं निर्धारित थे, किसान जो थे उनकी फसलें खराब हो गई थी। तो इसलिए ये दोनों में बड़ी खाई हो गई, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया और गरीब बहुत गरीब होता चला गया और अमीर बहुत अमीर होता चला गया। मजदूर वर्ग की दुर्दशा, इसमें क्या था, इस समय उद्योग स्थापित हो रहे थे, किंतु मजदूरों के काम के घंटे निश्चित नहीं थे, उचित वेतन नहीं दिया जाता था, न ही दुर्घटना का मुआवजा दिया जाता था। अगर फैक्ट्रियों में काम करता हुआ कोई मजदूर मर गया या कोई दुर्घटना हुई तो उसको उठा के ऐसे फेंकवा देते थे, उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक कभी नहीं लेता था। आज़ादी पर प्रतिबंध, आज़ादी पे क्या था, अभिव्यक्ति की एवं धार्मिक आज़ादी पर प्रतिबंध लगा था, यानी आप अपने मन की बातें सब जगह नहीं रख सकते थे, ना अपने मन की आस्था का उपयोग कर सकते थे। खासकर प्रोटेस्टेंट के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, यानी ईसाई धर्म के जो मुख्यतः दो भाग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उसमें से कैथोलिकों को संरक्षण दिया जाता था और प्रोटेस्टेंट को क्रूरता के साथ दबाया जाता था। इसलिए प्रोटेस्टेंट भाग के नज़दीकी देशों में जाके बसते थे और उनको भी समस्या थी, तो इसलिए भाग भाग जा रहे थे, तो सरकार का विरोध करना उनको भी लाजमी था। मध्यम वर्ग का उदय, एक वर्ग व्यापारी, वकील, डॉक्टर, घड़ीसाज, ये सारे एक मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि विदेशी व्यापार, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण के कारण समाज एक नए तरीके से आंदोलित हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, तो राजनीतिक परिवर्तन लाना लाजमी हो गया था। दार्शनिकों का प्रभाव, इसी दौरान देखते हैं रूसो, लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिक प्रखर रूप से फ्रांसीसी समाज में उभर कर आए और उन्होंने अपने सिद्धांतों को सबके सामने प्रस्तुत किया, जिससे आम जनता प्रभावित हुई। तो क्रांति का कारण था और क्रांति हो गई। अब क्रांति होने के उपरांत क्या हुआ कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। क्रांति हुई, नेशनल असेंबली गठित की गई, नेशनल असेंबली ने कर प्रस्तावों को अपने हिसाब से मैनेज किया और 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। यानी नेशनल असेंबली जो संविधान तैयार कर रही थी, उसने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अब क्या हुआ, इस संविधान का जो उद्देश्य था वो सम्राट की शक्तियों को कम करवाना था। जो शक्ति थी उसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित करना था, उसने कर दिया। इस प्रकार 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कैसा राजतंत्र हुआ, अब ये संविधान के अनुसार चलने वाला राजतंत्र बना दिया गया। इस संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अभी तक कानून जो राजा बनाता था वो राजा के पास अधिकार ना रहकर नेशनल असेंबली के पास अधिकार चला गया। जैसा चाहे नेशनल असेंबली कानून बना सकती है। नेशनल असेंबली का चुनाव जो था अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था। नेशनल असेंबली के लोग, सबसे पहले क्या होता था कि सामान्य जनता के एक निर्वाचक मंडल द्वारा, सामान्य जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का यानी समूह का चुनाव होता था। फिर निर्वाचक समूह असेंबली के सदस्यों का चुनाव करती थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि गाँव में हम लोग बीडीसी का चुनाव करते हैं और बीडीसी वोट दे के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक इसी प्रकार नेशनल असेंबली का चुनाव होता था। एक चुनाव और अप्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ होता है। जैसे जिला पंचायत सदस्य को साधारण जनता वोट देती है और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए हमारे द्वारा चुने गए सदस्य वोट देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव था। अब चुनाव में मतदान कौन कर सकता था? इसमें मतदान का अधिकार 25 वर्ष से ऊपर के लोग कर सकते थे। उनकी उम्र क्या हो? 25 वर्ष हो और वो कौन हो? पुरुष हो, यानी महिला ना हो। और वो क्या करते हो? कम से कम अपने 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर अदा करते हो। यानी कि जो अमीर वर्ग है और पुरुष वर्ग है वही केवल मतदान कर सकता है, ना कि महिला और गरीब। यानी महिलाएं और सामान्य नागरिक मतदान नहीं कर सकते थे। संविधान का आरंभ पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ हुआ। यानी जो संविधान रचा गया उसमें कहा गया कि पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की जाती है और ये अधिकार आहरणीय होंगे। इन अधिकारों में क्या रखा गया? जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को अनिवार्य बना दिया गया। इसे कोई छीन नहीं सकता, यह जन्मना हो गया। यानी ये ऐसा अधिकार हो गया कि व्यक्ति फ्रांस में जन्मते ही उसको मिल जाता है, इसको कोई नहीं छीन सकता इस अधिकार को। ये आहरणीय अधिकार माना गया।
और क्या होगा, राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह नागरिक अधिकारों की रक्षा करे। ऐसा नहीं है कि हमने अधिकार दे दिया तो चाहे जो हो, तब तो बलशाली निर्बल को मार देगा। तो राज्य का कर्तव्य हो कि निर्बल के या सबल के अधिकारों का हनन न होने पावे। अब देखते हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। 1791 हमने देखा कि क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी एक संविधान आया लेकिन राजा वही है, उसके अनुसार वो शासन करेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि राजा नामक तत्व को हटाकर और गणतंत्र की स्थापना की गई। तो लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे क्योंकि मजबूर था, किंतु वह प्रासा से गुप्त संधि कर रहा था। प्रासा पड़ोसी राज्य था, तो वो सोच रहा था कि मजबूरी में मैंने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया क्योंकि जनता में इतना भयंकर विद्रोह हुआ था तो उसको शांत करना था। लेकिन जो नेशनल असेंबली चुनी गई है, जो विद्रोह के नेता थे, अगर इनको हम ख़त्म करवा देंगे तो हम फिर से राजा बने रह जाएंगे और अपनी नीतियों को अपने अनुसार निरंकुशतापूर्ण तरीके से लागू करेंगे। तो उसने प्रासा और ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया से उसकी पत्नी थी, उसका ससुराल था ऑस्ट्रिया में, तो ऑस्ट्रिया से भी वो सहयोग लेना चाहता था। तो दोनों देशों से सहयोग लेकर वो फ्रांस के उपद्रव को आसानी से दबाना चाहता था। लेकिन हुआ कुछ दूसरा। 1789 की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रासा और ऑस्ट्रिया ने सेना भेजने की योजना बना ली। यानी जब ऑस्ट्रिया और प्रासा से मदद मांगा तो दोनों ने कहा कि ठीक है, हम अपनी सेना भेज देंगे और आप अपनी गतिविधियों यानी उपद्रवी गतिविधियों को नियंत्रित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु योजना सफल हो पाए इससे पहले अप्रैल 1792 को नेशनल असेंबली ने प्रासा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब युद्ध कौन करेगा, ये निर्णय नेशनल असेंबली को लेना था। नेशनल असेंबली को लगा कि प्रासा और ऑस्ट्रिया फ्रांस पे आक्रमण करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नेशनल असेंबली में इस प्रस्ताव को लाते हैं और पास करवाते हैं और हम ही अटैक कर देते हैं। तो उसने क्या किया कि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और प्रस्ताव जैसे ही पारित हुआ, प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हो गई। यानी जो प्रांतों यानी गांव देहात के लोग थे वो आके सेना में भर्ती हो गए। उस सेना में भर्ती काहे हुए, क्योंकि उनको लगा, उन्होंने इस युद्ध को राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जंग के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है वो राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध है, क्योंकि इन्होंने आज तक हमारे अधिकारों का हनन कर रखा है, तो इन्हीं को हटा लिया जाए। जब वो क्रांति में आए और युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके हर सेना के जवानों की जवान पे एक भक्ति गीत था, भक्ति तराना, उसको मार्सिले कहा जाता था, वही गाते थे। और इसकी रचना की थी रॉजर द लाइल ने। इसकी रचना रॉजर द लाइल ने की थी और बाद में यही फ्रांस का राष्ट्रगान बना। जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अब देखते हैं कि 1791 के संविधान में राजनीतिक अधिकार केवल अमीरों को प्राप्त थे, यानी 25 साल से ऊपर का पुरुष जो अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देता हो वही मतदान कर सकता था। लोग अपने अपने संगठन बनाकर राजनीतिक क्लब में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और कार्य योजना पर बहस करने लगे। जो नेशनल असेंबली बनी थी अब उस पर भी विचार छिड़ गया। राजा अभी तक तो दोषी था ही क्योंकि निरंकुश था। अब नेशनल असेंबली जो थी वो सीमित लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी क्योंकि सबने उनको चुना नहीं है। तो इसके बारे में लोग विचार करने लगे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसा व्याप्त है, राजनीतिक नीतियाँ गड़बड़ हैं, इनमें परिवर्तन लाना चाहिए। इन सब में एक क्लब बनाया जाता था और क्लबों में लोग एकत्रित होते थे और इन नीतियों पर चर्चा करते थे। क्लब है क्या? क्लब वह संस्था है जहाँ समान रुचि वाले लोग मनोरंजन, समाज सेवा आदि के उद्देश्य से एकत्र होकर उक्त कार्य को करने पर बहस या विचार विमर्श करते हैं। तो ये क्लब बनाए गए। इन क्लबों में जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के, इन क्लबों में जो सबसे महत्वपूर्ण क्लब निकल के आया वो निकल गया जैकोबिन क्लब। वो महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि जैकोबिन क्लब में समाज से कम समृद्ध लोग यानी समाज के कह लो कि गरीब वर्ग इसमें आते थे। इसमें दुकानदार थे, मोची थे, घड़ी साज थे, छपाई वाले, दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। इनका जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। यानी जैकोबिन क्लब का जो नेता उभर कर आया वो आया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कहा कि ये जो राजनैतिक व्यवस्था है ये भ्रष्टाचार से युक्त है, इसको हटा देना चाहिए और एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहिए जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए।
तो जैकोबिन को सौकुलात कहा जाता था। ये घुटने तक, इनको सौकुलात का मतलब होता है घुटने तक पहनने वाला कपड़ा, तो ये कपड़ा ऐसा पहनते थे जिनसे इनको सौकुलात कहा जाता था। सन 1792 ईस्वी में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई को लेकर पेरिस में हिंसक विद्रोह कर दिया। अब इनका संगठन बड़ा हो गया था, जैसे अपने यहाँ किसान आंदोलन है, तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने देखा कि किसान कानून अच्छा नहीं है, तो सारे किसान एकत्रित हो गए और किसान यूनियन के झंडे के नीचे उन्होंने सरकार का विरोध किया और अपनी बातें मनवा ली। ठीक इसी प्रकार जैकोबिन क्लब संगठित हुआ और खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई को लेकर पेरिस में हिंसक विद्रोह कर दिया। विद्रोह बड़ा हो गया। 10 अगस्त को ड्यूलेरिया के महल पर कब्जा कर लिया गया तथा राजा को घंटों तक बंदी बनाए रखा। एक ड्यूलेरिया का महल था, वहाँ पर क्रांतिकारियों ने अटैक कर दिया और कुछ संसाधन तोड़ मरोड़ दिए। वहाँ के गार्डों को मार दिया गया, यानी जो रक्षक थे उनको मार दिया गया और राजा को बंदी बना लिया गया। इस घटना के उपरांत असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। क्योंकि राजा अच्छा काम नहीं करता था, कर तो असेंबली भी अच्छा काम नहीं रही थे, विरोध असेंबली के लिए हुआ था, लेकिन ये उपद्रव इतना बढ़ गया तो असेंबली के लोगों ने क्या किया कि राजा यानी पूरे शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया और इनको जेल में डाल दिया गया। अब नए चुनाव कराए गए क्योंकि नेशनल असेंबली अब भंग कर दी गई। उपद्रव ज़्यादा हो रहा था जैकोबिन क्लब के नेतृत्व में। जैसे किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, जैसे अखिल विद्यार्थी पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले छात्र लोग करते हैं। तो इसी दौरान नए चुनाव कराए गए जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया, क्योंकि जैकोबिनों का यही मांग थी कि सबको मताधिकार दिया जाए। इससे निर्वाचित नई असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। अभी तक जो नेशनल असेंबली थी वो कन्वेंशन नाम से अब जानी जाएगी, क्योंकि अब वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनी जा रही है। 21 सितंबर 1792 को असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया, अर्थात निर्वाचित सरकार। गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई हो, सरकार का प्रमुख जनता के बीच का व्यक्ति हो, यानी किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार जहाँ नहीं होता, उसका मतलब है कि वहाँ पे गणतंत्र है, यानी विशेषाधिकार का अभाव ही गणतंत्र है। अब गणतंत्र में क्या होगा कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, राजा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। राजा को, जो लुई 16वां था, देशद्रोह के अपराध में मौत की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि जेल में डाल दिया गया था। जेल में जब उस पर मुकदमा चला तो ये सिद्ध हुआ कि ये देशद्रोही है और देशद्रोही होने के नाते उसको सजाए मौत दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उसको फांसी देने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। हम देखते हैं आतंक का राज, क्योंकि 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ, एक नए व्यक्ति ने शासन सत्ता संभाली। वो नया व्यक्ति कौन था? जो जैकोबिन क्लब का अभी तक मुखिया था, जिसने जैकोबिन क्लब की अगुवाई करते हुए हिंसक विद्रोह कर दिया था, वो था रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने लुई 16वां के उपरांत शासन का नेतृत्व संभाला। इस दौरान उसने एक कठोर नीति लागू की, नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई। इसके अनुसार गणतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पर न्यायालय पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। यानी उसने एक आदेश पारित कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर राजा के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ, अब सम्राट तो रह नहीं गया था, यानी गणतंत्र था और गणतंत्र का मुखिया जैकोबिन क्लब का मुखिया रोबेस्पियर था, तो रोबेस्पियर के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब है देशद्रोह। उसने कहा अगर कोई गणतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। गिलोटिन क्या थी? गिलोटिन एक 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन थे। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, यानी कोई कीमत कितने अधिकतम रेट पे बेचा जा सकता है, इसको उसने निर्धारित कर दिया और मजदूरों की जो मजदूरी थी वो भी निर्धारित कर दिया। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी। राशनिंग का मतलब होता है जैसे कोटा सिस्टम अपने यहाँ है, एक कोटा है, एक व्यक्ति को इतना अनाज मिलेगा और सारे व्यक्तियों को मिलेगा जो वहाँ रहते होंगे। उसी प्रकार इसने राशनिंग कर दी गोश्त और पाव रोटी की।
किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय दाम पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। जैसे हमारे यहाँ लेवी सिस्टम है, ठीक यही सिस्टम उसने अपनाया और कहा कि जो एक निश्चित दाम है उसी पर आपको सरकार को ये अनाज बेचना पड़ेगा। सभी के लिए समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। एक प्रकार की रोटी थी जिसको आपको सबको खाना था। मानसूर और मदाम के स्थान पर सितोएन और सितोइन कहा जाने लगा। मानसूर का मतलब होता है महोदय और मैडम का अर्थ होता है महोदया। अब कहा कि इसकी महोदय और महोदया के स्थान पर सितोइन और सितोएन और सितोइन कहा जाएगा, यानी कि नागरिक और नागरिका कहा जाना चाहिए। अब चर्च बंद कर दिया, यानी रोबेस्पियर चर्च का बहुत बड़ा विरोधी था। उसने क्या किया, चर्च को बंद करके उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया, यानी अब वो सरकारी अधिकार क्षेत्र में आ गए, उनको बैरक या दफ्तर बना दिया गया सरकार का। रोबेस्पियर के सख्त नियम से जनता के साथ साथ उसके समर्थक भी परेशान हो गए। फलस्वरूप क्या हुआ, जब इतना कठोर नियम लागू कर दिया रोबेस्पियर कि जो साधारण जनता थी वो तो परेशानी थी, बार बार पे गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। और एक बड़ी सुंदर घटना घटित हुई कि जो डॉक्टर गिलोटिन थे, जिन्होंने गिलोटिन मशीन का आविष्कार किया था, उनको भी गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया। तो जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी उसके गलत कार्यों को लेकर रोबेस्पियर के मुकदमा चला और उसको भी वही मौत की सज़ा दी गई और गिलोटिन पे उसको चढ़ा दिया गया। अब डायरेक्टरी का शासन, अब रोबेस्पियर ख़त्म हो गया क्योंकि ये जैकोबिन क्लब का प्रमुख था और एक नेशनल असेंबली के माध्यम से ये शासन कर रहा था। और इसके शासन को कहते हैं हम रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का शासन। आतंक का शासन कब से कब तक है, 93 से 94 तक, यानी ये रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का शासन कहा जाता है। डायरेक्टरी का शासन क्या है, जैकोबिन सरकार के पतन के उपरांत सत्ता मध्यम वर्ग के पास आ गई। अब मध्यम वर्ग कौन है, संविधान 1791 में लिखा गया, उसमें ये व्यवस्था थी कि 2 चुनी हुई विधान परिषद रहेगी। अब 2 चुनी हुई विधान परिषद रहेगी। इस परिषद ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी की नियुक्त की। जैसे कि आज क्या होता है कि हमारे यहाँ विधायिका है, यानी लोकसभा है और राज्यसभा है, इसमें यहाँ भी 2 चुनी हुई विधायिका यानी विधान परिषद का गठन किया, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन क्या किया, इस परिषद में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी को नियुक्त किया। शासन कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। सरकार कौन बनाएगी, कार्यपालिका बनाएगी। तो जैसे अपने यहाँ मंत्रिमंडल है, वैसे यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई गई और इस डायरेक्टरी में 5 सदस्य शामिल थे। डायरेक्टरी के अपने झगड़े और राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्टा के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब जो कार्यपालिका थी, जो डायरेक्टरी 5 लोगों की थी, इनमें आपस में झगड़े हुआ करते थे क्योंकि इनमें आपस में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, स्पष्ट वितरण नहीं था, तो एक दूसरे के बातों में हस्तक्षेप करते रहते थे। इसलिए क्या हुआ कि बाद में इसका लाभ उठाकर, भेद का लाभ उठाकर नेपोलियन बोनापार्टा फ्रांस का एक निरंकुश शासक बन बैठा। अब चैप्टर में क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, मैंने बार बार बताया कि फ्रांस में 2 प्रकार के सिटीजन थे, एक एक्टिव सिटीजन और एक नॉन एक्टिव या डी एक्टिव सिटीजन। एक निष्क्रिय नागरिक थे और एक सक्रिय नागरिक थे। तो महिलाएं निष्क्रिय नागरिकों में आती हैं। तो क्या है, महिलाएं आरंभ से ही फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। पहले तो वो शामिल थीं। उनका विश्वास क्या था कि सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु कुछ ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि महिलाओं के साथ बड़ा शोषण होता था और उनको घरेलू कामों में ही रहना पड़ता था जीवन निर्वाह के लिए। तीसरे स्टेट की महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए कार्य करती थीं, किंतु उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। ये घरेलू काम करती थीं, खेती का काम करती थीं, कारखानों में भी काम करती थीं, लेकिन हमेशा इनको पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। और क्या था, महिलाओं के साथ शिक्षा केवल उच्च एवं कुलीन महिलाओं को प्राप्त होती थी, यानी थर्ड स्टेट की महिलाओं को शिक्षा नामक कोई ऐसी विचारधारा यानी व्यवस्था नहीं दी गई थी। महिलाओं ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्लब बनाए और समाचार पत्र निकाले। जैसे पुरुष क्रांतिकारी हुए और राजा के विरोध में आ गए, वैसे महिलाओं ने भी क्लब बनाए। जैसे कि जैकोबिन क्लब था, वैसे इन्होंने भी एक क्लब बनाया और अपने समाचार पत्र निकाले, उसमें महिलाओं की समस्याओं को रखा जनता के सामने। इनमें से एक था
सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब, ये क्लब सबसे मशहूर था और ये क्लब था महिलाओं का क्लब। उनकी मांग थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी क्लब बनाकर, संगठन बनाकर महिलाओं ने भी मांग की कि हमको भी पुरुषों के बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए। 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, यानी इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में सरकार महिलाओं के लिए कानून बनाई, जो सरकार बनी वो कानून बनाई। कानून क्या था? लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, यानी अब स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। पिता पुत्री की इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं कर सकता, यानी अगर पुत्री ना चाहे तो पिता उसकी शादी नहीं कर सकता। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, अब कहीं शोषण नहीं होगा, जो चाहे वो तलाक ले दे सकता है। आतंक राज के दौरान महिलाओं की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी रोबेस्पियर ने महिलाओं द्वारा की गई हर एक गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके दौरान कई जानी मानी महिलाओं को फांसी तक दे दी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि ये आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन लगातार चलता रहा और सन 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। यानी भारत में संविधान बनते ही 1950 में मिला और फ्रांस में 1947 में जाके महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या थी? दास प्रथा 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। फ्रांसीसी व्यापारी बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे, वहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। होता क्या था? ये त्रिकोणीय व्यापार था। त्रिकोणीय व्यापार कैसे? अगर हम इसको यूरोप मान ले, इसको अफ्रीका मान ले और इसको अमेरिका मान ले, तो यहाँ से व्यापारी आते थे और यहाँ से वो दास लेते थे, यानी अफ्रीका से वो दास लेते थे। ये दास लेके जाके अमेरिका के पास कैरेबियाई देशों में बेचते थे और ये बेचने के बाद में यहाँ से कुछ चाय, काफ़ी, कुछ मसाले लेकर ये फिर यूरोप लौट जाते थे। यानी ये त्रिकोणीय व्यापार खूब फल फूल रहा था। फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे और वहाँ से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर, यानी कि उनके शरीर पर एक प्रतीक बना दिया जाता था और हथकड़ियाँ हाथ में डालकर 3 महीने की लंबी यात्रा के उपरांत उन्हें कैरेबियाई देशों में ले जाकर बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। सबसे पहले उनके शरीर पर एक प्रतीक बनाया जाता था कि ये दास किसके हैं। उसके बाद उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती थी ताकि ये भाग ना पाएँ, कहीं पानी में कूद ना जाए, और इनको ले जाकर 3 महीने करीब समुद्री यात्रा करने के उपरांत ये कैरेबियाई देशों में पहुँचते थे और इन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की निंदा नहीं हुई, क्योंकि दासों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, लोग अपने अपने लिए ही परेशान थे। लेकिन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। जैसे हमारे यहाँ 1843 में दास मुक्ति का कानून पारित हुआ था, वैसे फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में 1794 में ही दास मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। 94 में कानून तो पारित किया गया था, लेकिन फिर जब नेपोलियन आया 1804 में, तो नेपोलियन ने पुनः दास प्रथा आरंभ कर दी, क्योंकि नेपोलियन तो प्रतियोगी व्यक्ति था। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार मिल गया था। यानी नेपोलियन ने जब फिर से लागू कर दिया दास प्रथा, यानी कि अब कोई भी दास रख सकता है, तो बागान मालिक बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनको अफ्रीका से दास मिल जाते थे आसानी से। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। यानी जैसे भारत में 1843 में हुआ, फ्रांस में 1848 में दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन हो गया। क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। कैसी है रोज़ाना की ज़िंदगी, देखते हैं। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए जिससे शिक्षा, भाषा और पहनावा को बदल दिया गया। यानी क्रांति ने, जब भी क्रांति होती है, क्रांति का अर्थ ही होता है परिवर्तन। यानी क्रांति के परिवर्तन यानी परिणाम स्वरूप तमाम सारे परिवर्तन आते हैं। हर जगह, हमारे यहाँ भी आए, फ्रांस में भी आए। हमारे यहाँ की जो क्रांति थी वो 1857 में प्रारंभ हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई। ब्रिटेन की क्रांति 1773 में प्रारंभ हुई और ब्रिटेन की क्रांति 1688 में हुई, रक्तहीन क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1773 में आरंभ हुई।
क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। 1789 के बाद सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। 1789 से पहले राजा ने जो सेंसरशिप यानी प्रतिबंध लगा रखे थे व्यापार, समाचार पत्रों पर, पत्रिकाओं पर, अभिव्यक्त की आज़ादी पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर राजा ने प्रतिबंध लगा रखे थे। तो 1789 के बाद सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया, यानी कि नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। अब अधिकारियों के घोषणा पत्रों ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। नैसर्गिक यानी अनिवार्य अधिकार की श्रेणी में अब इसे डाल दिया गया। क्या क्या? भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अब कोई बोल सकता है, अपने विचारों को रख सकता है और वो स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह भी कर सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी से पत्रिकाओं, अखबारों, नाटक मंडलियों, जुलूसों आदि के माध्यम से लोगों तक विचारों का आदान प्रदान होने लगा, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। यानी कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल गई, हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ दूसरों को कह सकते हैं, तो लोगों ने क्या किया कि पत्रिकाएं छापी, अखबार छापे, जगह जगह नाटक की यानी नुक्कड़ बनाए, जुलूसों को निकाले और इस माध्यम से लोगों ने अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। इस प्रकार से सूचना पहुंचने से जागरूकता बढ़ने लगी। और अंत में हम सारांश रूप में देखते हैं कि फ्रांस की इतनी उथल पुथल ने नेपोलियन को एक अवसर के रूप में चुना और नेपोलियन ने क्या किया कि 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस को खुद का सम्राट घोषित कर लिया। पड़ोसी देशों पर विजय यात्राएं शुरू कर दी। जैसे उसने खुद को सम्राट घोषित कर लिया, उसने अपनी साम्राज्यवादितापूर्ण नीतियों को लागू करने के लिए पड़ोसी देशों पर अटैक कर दिया। पुराने राजवंश खत्म करके नए राजवंश स्थापित किए गए। हुआ क्या कि जब ये अटैक करता था तो पुरानी जगहों पे राजा को हटाकर अपने वंश परंपरा से लोगों को उस पर राजा बना देता था। शुरू में इसने खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना। ये कहता था कि मैं यूरोप का आधुनिकीकरण करने आया हूँ, यानी मैं इसका अग्रदूत हूँ, क्योंकि जनता को उम्मीद थी कि वह स्वतंत्रता दिलाएगा। यानी जनता सोच रही थी कि हमको आज़ादी मिल जाएगी, फ्रांस की सेनाएं फ्रांस को आज़ाद करा ली हैं निरंकुश तंत्र से, तो हमको भी आज़ाद करा लेंगी। लेकिन हुआ क्या कि थोड़े ही दिन में जनता को यह पता चल गया कि ये प्रिय नहीं है, ये मुक्तिदाता नहीं है, बल्कि ये तो चोर हैं और हमको भी गुलाम बना लगेंगे, हमको भी आने वाले समय में गुलाम बना लेंगे और हमारे अधिकारों का और हमारे संसाधनों का ये दुरुपयोग करना चालू कर देंगे, जैसा कि अंतिम दिनों में दुरुपयोग करना चालू भी कर दिया। तब लोगों ने, यूरोप के लोगों ने, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर मुख्यतः नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। और बेल्जियम में एक स्थान है वाटरलू, बेल्जियम में एक स्थान है वाटरलू, वहाँ पर 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजय का सामना करना पड़ा। नेपोलियन 1815 में वह पराजित हो गया और उसके बाद में वियना कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोप का एक नया समीकरण तैयार हुआ और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप, एक द्वीप था सेंट हेलेना द्वीप, वहीं पर नेपोलियन को 1815 में भेज दिया गया, जहां पर 1821 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी लगभग 6 साल तक वो जिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज में व्याप्त अव्यवस्था, राजा की अयोग्यता, क्रांतिकारियों को बाहरी सहयोग, क्रांतिकारियों का जोश, उनका उद्देश्य, इन सब ने मिलकर फ्रांस को एक नई दिशा दी और इस नई दिशा का जो परिणाम निकल आया वो नेपोलियन को एक निरंकुश शासक के रूप में स्थापित किया। तो अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।